देखिए हम लोगों ने बात करी थी ये कि रिएक्शंस की टाइप कितनी होती है, कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं। तो उसमें हमने सबसे पहले आपको बताया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन और रिडक्शन ऑक्सीडेशन या रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, हमने एक एक करके हर एक रिएक्शन का ब्रीफ रिव्यू दिया था, हर एक के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करी थी। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, फिर हम डिटेलिंग करेंगे यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। आज हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने जो बात करी थी यहाँ पे वो ये बात करी थी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स या एक कंपाउंड और एक एलिमेंट मिलके कोई नया एलिमेंट या कंपाउंड बना, कोई नया कंपाउंड बना देते हैं। जैसे हमने कहा कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करी और भाई साहब जब कंबशन हुआ कोक का कंबशन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई और ये रिएक्शन जो थी ये कंबाइन कर गए हैं, इसलिए इसको हमने कह दिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे ही जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर पानी डाला था या कैल्शियम ऑक्साइड और पानी की रिएक्शन कराई थी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया था। ठीक है, ये क्विक लाइम कहलाता है, ये स्लेक्ड लाइम कहलाता है। इसे क्विक लाइम कहते हैं, ये स्लेक्ड लाइम होता है। तो देखिए ये भी कंबाइन करके इस तरीके की रिएक्शन अगर हो रही है तो इस तरीके की रिएक्शन क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। आज इसकी हम डिटेलिंग करेंगे, एक एक बात बताएंगे इसमें कि कैसे कैसे ये कंबाइन करते हैं, कौन कौन सी चीजें कंबाइन कर सकती हैं, कितने टाइप की और ये हो सकती है, इसको सब डिवाइड भी करेंगे। इसके बाद आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने आपसे बताया था कि सब कोई एक कंपाउंड होगा और उसको डिकम्पोज करके दो तीन कंपाउंड बना लेंगे। लाइक आपने कहा कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट है और इसको हमने हीटअप किया, गर्म किया, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। तो इस तरीके की रिएक्शन क्या कहला रही है, इस तरीके की रिएक्शन कहला रही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बेटा 1 मिनट में हम रिवाइज करा रहे हैं, उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जिसमें एक एलिमेंट कोई दूसरा अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। किसी रिएक्शन में एक एलिमेंट है वो अपने से लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कॉपर और सिल्वर में से अगर कौन किसको करेगा तो कॉपर जो है वो सिल्वर को उठा के हटा देगा। जैसे हम लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी थी कॉपर की सिल्वर नाइट्रेट से, AgNO3 के साथ में रिएक्शन कराई थी, तो कॉपर ने क्या करा था, सिल्वर को हटा दिया था, तो कॉपर नाइट्रेट बन गया था और Ag बाहर आ गया था, है ना, यही हुआ था, ये रिएक्शन थी। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थे। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दो एलिमेंट होंगे और दो एलिमेंट में से अगर एक दूसरे को हटाएगा तो दूसरा वाला पहले वाले को हटा के उसकी जगह पे बैठ जाएगा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या थी, ये हमारी शुरुआती रिएक्शन में से है जो हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ी थी कि भाई प्रेसिपिटेट बनता है। जैसे हमने बताया लेड नाइट्रेट था PbNO3 होल ट्वाइस, इसकी रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से कराई थी तो लेड आयोडाइड बना था PbI2। ठीक है, तो ये जो बना था ये लेड आयोडाइड कैसे कलर का था, ये येलो कलर का था और ये प्रेसिपिटेट था। ऐसे ही हमने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम इंट्रोड्यूस करें तो क्या होता है, व्हाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये व्हाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट बन जाता है और साथ ही साथ वाटर। ठीक है, तो इस तरीके की रिएक्शन क्या कहलाती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें दो लिक्विड या एक लिक्विड और गैस के बीच रिएक्शन होती है, कोई एक सॉलिड बन जाए तो हम कहते हैं ऐसे रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि रिएक्शन में एक एसिड हो और एक बेस हो और वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करें और वो सॉल्ट बना दें, ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि एक एसिड हो और एक बेस हो, इनके बीच रिएक्शन हो, सॉल्ट बन जाए और वाटर बन जाए, इस तरीके की रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। ये सिंपली हम सारी रिएक्शन को कंपाइल करके एक बार बता रहे हैं, अभी शुरू करेंगे ये वाली, बस 2 मिनट का टाइम दीजिएगा। एसिड जैसे HCl और बेस जैसे NaOH, इसके बीच रिएक्शन हुई तो क्या बना, NaCl, ये एक सॉल्ट हो गया और H2O। देखिए ये सॉल्ट हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये एसिड है, ये बेस है और ये न्यूट्रल हो गया। इस तरीके की रिएक्शन क्या हुई,
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, जिसमें एसिड बेस से रिएक्शन करेगा और एक न्यूट्रल कंपाउंड जिसे हम सॉल्ट कहेंगे वो बना देगा। क्लियर? ठीक। अब बात करते हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन की। तो अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और कार्बन हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो इस तरीके की रिएक्शन कहलाएगी रिडक्शन रिएक्शन, यानी उसका रिडक्शन हो रहा है। और अगर किसी भी कंपाउंड में या एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो क्या होगा? ऐसी रिएक्शन कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट भी है, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट बाद में बताएंगे, पहले सिर्फ ये समझ लीजिए कि अगर किसी भी कंपाउंड से किसी रिएक्शन में, मान लीजिए किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है वो हट रहा है, ठीक, और ऑक्सीजन हटने के बाद या हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इन दोनों में से कोई भी एक काम हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? रिडक्शन हो रहा है। वहां क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ऐसे ही ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन रिमूव होगा। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं जरा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये जो यहाँ पर रिएक्शन है, कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन से रिएक्शन हुई, कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन से रिएक्शन हुई, वरना कॉपर और हाइड्रोजन। आप यहां देखिए हाइड्रोजन ने क्या कर लिया? गेन कर लिया ऑक्सीजन को। हाइड्रोजन ने क्या करा? इस ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो यहां गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। और इसे क्या कह दिया हमने? गेन ऑफ ऑक्सीजन। यानी अगर कहीं गेन हो रहा है यानी ऐड हो रही है ऑक्सीजन, तो उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और यहां देखिए रिमूव हो रहा है, यहां का ऑक्सीजन यहां से रिमूव हो रहा है, तो यहां क्या होगा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और अगर लॉस हो रहा है ऑक्सीजन को, तो इसे क्या कह देंगे हम? रिडक्शन। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन हो रही है, इस तरीके की रिएक्शन कह देंगे रिडॉक्स रिएक्शन। कंबाइन करके से क्या कह देंगे? रिडॉक्स रिएक्शन, यानी रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, क्लियर? तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे, ये हमारी लास्ट क्लास का पूरा टॉपिक है। अब हम लोग जो बात करेंगे आज की क्लास में, उसको हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। ठीक, चलिए इसको देख लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, those reactions in which two or more elements or compounds combine together to form a single compound are called combination reactions। यानी ऐसी reactions जिनमें दो या दो से ज्यादा क्या हो? एलिमेंट्स हो या कंपाउंड्स हो, वो एक दूसरे से कंबाइन करें और कंबाइन करने के बाद एक सिंगल कंपाउंड बनाए। ये नहीं कि ज्यादा बनाए, सिंगल कंपाउंड बनाए, ऐसी रिएक्शंस कहलाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। यानी कि दो एलिमेंट हो सकते हैं, दो कंपाउंड हो सकते हैं, एक एलिमेंट एक कंपाउंड हो सकता है। तीन पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। यहां पे कौन सी पॉसिबिलिटीज तीन बन सकती हैं? तो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स, यानी दो एलिमेंट्स के बीच में कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकती है, या कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स के बीच में कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकती है, या कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड, यानी किसी एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के बीच भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकती है। इन सभी के एग्जांपल्स हम लोग इन्हीं हेडिंग्स में, इन तीन में पढ़ेंगे। तो पहली हेडिंग डाल लीजिएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बिटवीन टू एलिमेंट्स, यानी दो एलिमेंट के बीच में कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे और इससे रिलेटेड हम लोग सारे के सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे। हेडिंग डालिएगा। तो यहां पे देखिए एग्जांपल्स इसके कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बिटवीन टू एलिमेंट्स में पहला हो गया कोक। कार्बन क्या है? कोक ही तो है। तो कोक की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ कंबशन करा दिया, कंबशन कराया तो क्या बनी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराई तो क्या बन गया? वाटर बन गया। ये भी गैस है, ये भी गैस है, इन दोनों गैसेस की रिएक्शन हुई आपस में, क्या बन गया? वाटर बन गया, जो कि एक लिक्विड है। मैग्नीशियम जो होता है ये सॉलिड होता है, आपने फर्स्ट ही लेक्चर में पढ़ा है कि उसे कंबशन करते हैं। मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ में जलाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ये हमारी तीन एग्जाम्पल हो गए, जो कि मेन तीन एग्जाम्पल हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहां हमने तीन एग्जाम्पल दिए हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स के। यानी पहला वाला हमने पूरा कर लिया। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालिएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स। तो इसके क्या एग्जांपल बने? पहला है अमोनिया। अमोनिया की रिएक्शन हमने HCl से कराई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराई, क्या बना? अमोनियम क्लोराइड बना। इसे क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड कहते हैं।
तो अमोनिया की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराई, अमोनियम क्लोराइड बन गया। कैल्शियम ऑक्साइड, इसे कहते हैं क्विकलाइन, कैल्शियम ऑक्साइड की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराई, तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना। ठीक है, इसके बाद अगर हम अमोनिया की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करते हैं तो क्या बनेगा, अमोनियम सल्फेट। इसे क्या कहते हैं, अमोनियम सल्फेट। इनके नीचे इनके नाम जरूर लिख लीजिएगा, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो ये आपके 3 एग्जांपल हमने किसके लिखवा दिए, जब रिएक्शन हो रही है बिटवीन 2 कंपाउंड्स के बीच में। ठीक है, अगर दो कंपाउंड्स हैं, देखिए ये भी कंपाउंड, 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 अगर कंपाउंड्स के बीच में रिएक्शन हो रही है तो इस तरीके की रिएक्शंस के एग्जांपल ये हो गए। कॉम्बिनेशन हो रहा है, देखिए सबके सब कंबाइन करके यहां है। तो अब दूसरा पॉइंट भी हमारा खत्म हो जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन 2 कंपाउंड्स। अब तीसरी हेडिंग डालिएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। तो यहां आपको कुछ एग्जांपल मिल रहे हैं इस रिएक्शन के, जिसमें एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है। देखिए ये एक कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ने ऑक्सीजन गैस के साथ में रिएक्शन करी और बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है इसने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करी और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया। बैलेंस कर लीजिएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने कार्बन के साथ में रिएक्शन करी और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। बैलेंसिंग कर लेंगे इसको, बैलेंस है या नहीं, आप जरा गौर से देखिए, यहां पे बैलेंस हो गई। ठीक, ऐसे ही नाइट्रोजन ऑक्साइड है या नाइट्रिक ऑक्साइड है, और नाइट्रिक ऑक्साइड ने इसके साथ में रिएक्शन करी ऑक्सीजन के साथ में और यहां बना दिया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसे कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक, तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करी और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसको यहां पे हीट का सिंबल लगा दीजिएगा कि कार्बन के साथ में अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हीट किया गया तब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी। तो ये हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अराउंड 3 पीछे, 3 इसके उसके बाद और 4 ये 3 और 3 6 और 4 10, लगभग 10 ऐसी रिएक्शन है हमारी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल हैं जिनको हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल ये 3 4 5 या 10 के करीब मेन एग्जांपल हैं, ये आपको देखना है। बहुत इजी है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, इजीली ये काम हो रहा है, आप लोग इजीली समझ रहे हो। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अगली रिएक्शन की, और अगली रिएक्शन है डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो क्या है डीकंपोजिशन रिएक्शन? दोज रिएक्शंस इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स, एक सिंगल कंपाउंड है वो ब्रेक हो रहा है, इट ब्रेक्स डाउन टू गिव 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में, अपने से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हो जा रहा है, टूट जा रहा है। ऐसी रिएक्शन कहला रही हैं डीकंपोजिशन रिएक्शंस। तो दोज रिएक्शंस व्हिच इन व्हिच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू गिव 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शंस। अब इसमें प्रोबेबिलिटी आती है कि भाई साहब टूट तो रहे हैं, कोई एक कंपाउंड जो है सिंगल कंपाउंड वो टूट तो रहा है 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में, लेकिन टूटने की कुछ शर्तें हैं, 3 कंडीशंस हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं टूटने के लिए। तो नीचे लिख लीजिएगा, इसी में ही आगे लिख लीजिएगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शंस पॉसिबल। तो यहां लिख लीजिएगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शंस पॉसिबल। अब वो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है वो बता रहे हैं। देखिए 2 कंडीशन यहां पे पहले हमने लिखी, फिर तीसरी लिखेंगे। कह रहे हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, यानी ऐसी डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसमें कहीं हीट एब्जॉर्ब करके, यानी उसको गर्म करना है किसी कंपाउंड को और वो टूट रहा है 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड में, तो उस रिएक्शन को हम क्या कह देंगे? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। यानी डीकंपोजिशन रिएक्शन का एक टाइप तो हो गया थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिनमें हम हीट का यूज करेंगे। ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएंगी? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाएंगी। अभी इसके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, पहले हम ये लिखवा दे रहे हैं इसके
तीन प्रोबेबिलिटीज, और तीन प्रोबेबिलिटीज के साथ ही साथ देखिए अगर आपको हेडिंग पूछ ली जाए व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, तो आप क्या कहेंगे, दोज रिएक्शंस इन विच द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, तो उस रिएक्शन को क्या कह देंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह देंगे। और इसके एग्जांपल अभी बताएंगे गर्म करके क्या क्या चीजें टूट जाती हैं, अभी इसके एग्जांपल बताएंगे, लेकिन पहले हम लोग इसके बारे में पहले देख लेते हैं तीन प्रोबेबिलिटीज। एक ये हो गई, दूसरी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डीआर का मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो, यानी हमारा सोर्स क्या हो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कराने के लिए हमें क्या चाहिए हो, इलेक्ट्रिक करंट चाहिए हो, इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कंपाउंड, उस कंपाउंड में से, और वो कंपाउंड क्या हो, उसकी स्टेट क्या होना चाहिए, या तो वो मॉल्टन स्टेट में होना चाहिए यानी पिघला हुआ होना चाहिए, या वो अपने एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी में घुला हुआ होना चाहिए, वो अपने सॉल्यूशन की फॉर्म में होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है और उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी लगाई जा रही है यानी करंट पास किया जा रहा है, और तब डीकंपोजिशन रिएक्शन अगर हो जाती है, तो ऐसी डीकंपोजिशन रिएक्शन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, या इसे जनरली इलेक्ट्रोलिसिस कह देते हैं। यानी कि अगर हम करंट को अप्लाई कर रहे हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन के लिए, तो इस तरीके की डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्लियर है? अब हम तीसरी प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या है, तीसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, दो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस विच टेक प्लेस ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, अगर सोर्स क्या हो, सोर्स हो हमारा लाइट, तो अगर लाइट की वजह से कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, और ये सनलाइट है, कोई वाली लाइट नहीं कि आपने बल्ब जला दिया और हो गया, ये सनलाइट है, अगर लाइट की वजह से कोई रिएक्शन हो रही है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या सिंपली इसे हम क्या कह देंगे, फोटोलिसिस। ठीक, क्लियर है? तो यहां पे आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की तीनों प्रोबेबिलिटीज हो गई। तो हमने तीन प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन किया कि या तो पहली कंडीशन हो सकती है कि हीट यानी गर्म करेंगे किसी कंपाउंड को और वो ब्रेक हो जाएगा, ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहलाएगी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है, दूसरी प्रोबेबिलिटी है कि अगर कोई कंपाउंड अपनी मॉल्टन यानी कि पिघली हुई स्टेट में है, या एक्वस सॉल्यूशन है, पानी में घुला हुआ है, और उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज कर दें यानी करंट को हम लगाएं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पोल के ऊपर, वो डिसोसिएट हो जाए, टूट जाए दो पार्ट में, तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हमने उसे डिकम्पोज कर दिया, जैसे पानी को हम तोड़ देंगे। आगे रिएक्शन अभी बता रहे हैं, सारे एग्जांपल बता रहे हैं। इसके बाद आती है बात, अगर हम किसी रिएक्शन को AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड को अगर मान लीजिए हमने रख दिया धूप में, तो सिल्वर अलग और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। तो धूप में रखने पे अगर सनलाइट की प्रेजेंस में वो ब्रेक हो रहे हैं दो कंपाउंड में, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएगी, फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो मींस लाइट, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या सिंपली इसे हम क्या कह देंगे, फोटोलिसिस कह देंगे। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जांपल्स की। तो पहली हेडिंग डाल लीजिएगा, एग्जांपल्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स देखेंगे। देखिए, हम अगर थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करें और थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, और उसके एग्जाम्पल में हमने लेड नाइट्रेट को लिया है। लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे। हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने लेड नाइट्रेट रख लिया, और टेस्ट ट्यूब को बर्नर से हमने गर्म किया, या अपनी लैब में देखेंगे, केमिस्ट्री लैब में एक बर्नर रखा होगा, स्पिरिट लैंप भी कहलाता है ये, इससे हमने गर्म किया। ठीक, और इसको टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ा हमने, एक होल्डर होता है जिसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर,
ये हमने ऐसे पकड़ लिया और अपने से तिरछा करके रखेंगे, यानी ये नहीं अपने तरफ देख रहे हैं, ऐसे रखेंगे तिरछा, ताकि कोई भी गैस निकले तो इधर जाए, अपनी तरफ ना आए। ठीक, ये प्रिकॉशंस हैं कि गैस अपनी तरफ ना आए। और धीरे धीरे इसे गर्म करना शुरू किया। कौन है ये? लेड नाइट्रेट है। होगा क्या, जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा ब्राउन कलर की फ्यूम्स यानी धुआं जो है वो भूरा भूरे कलर का ऊपर की तरफ उठने लगेगा। और ये ब्राउन कलर की जो फ्यूम्स उठेंगी ये क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड या डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, ये बाहर की तरफ निकलने लगेगी। ठीक, साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस भी बाहर निकलेगी। ऑक्सीजन चूंकि कलरलेस है, उसका कोई कलर नहीं दिखता है, तो वो भी निकल जाएगी। जो यहां रेजिड्यू बचेगा वो येलो कलर का होगा, और येलो कलर का जो रेजिड्यू बचेगा वो क्या होगा? लेड ऑक्साइड। ठीक, तो क्या हुआ रिएक्शन में? देखिएगा जरा, लेड नाइट्रेट था, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पे लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना और ऑक्सीजन गैस बनी। इस तरीके से एक चीज को तोड़ने पे ढेर सारे कंपाउंड बन गए गर्म करने से। तो इस तरीके की रिएक्शन क्या कहलाती है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये तो एक एग्जांपल हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन का। ऐसे ही अब हम लोग एक और एग्जांपल पढ़ेंगे फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का। ठीक, तो ये लिख लीजिए, इसके बाद ये डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, और फिर हम लोग आगे एग्जांपल दूसरा डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, अगली रिएक्शन बताने से पहले हम आपको एक और जानकारी देना चाहेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? कि क्रिस्टल बन जाते हैं, वाटर्स जो है वो उसके बीच में वाटर फंस जाता है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा पोटाश एलम यानी फिटकरी का। ये अक्सर क्या होता है कि जब कभी चोट वगैरह लग जाती है हमारे, तो उसके ऊपर फिटकरी लगा दी जाती है, तो वो तेजी से उसे ब्लॉकेज कर देती है, यानी कि उसको रोक देती है, खून तेजी से क्लॉट कर देती है फिटकरी को लगाने से। ठीक है, तो फिटकरी का फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये देखिए, इसमें आपने फिटकरी देखी ना, सभी ने देखी होगी, सॉलिड कलर, सॉलिड होती है, तो इसमें पानी नहीं होता है। ठीक है, क्रिस्टल की फॉर्म में होती है फिटकरी, सॉलिड होती है। तो क्या है ये भैया? उसमें 24 H2O मॉलिक्यूल्स भी है, वाटर के मॉलिक्यूल्स इसी में इंक्लूड हैं। पोटाश एलम है, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट कहलाती है ये। तो इसमें 24 मॉलिक्यूल जो हैं वाटर के इनबिल्ट है, यानी ऐसा क्रिस्टल जिसके अंदर पानी फंसा हुआ है, ऐसा पानी क्या कहलाएगा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी क्रिस्टलाइजेशन के लिए जितना पानी चाहिए था वो पानी क्या कहलाएगा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं फेरस सल्फेट की। अब बात किसकी करने जा रहे हैं? फेरस सल्फेट की, जिसका हमें एग्जाम्पल देना है। तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O, यानी फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का है, इसमें क्या है? कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं? इसमें 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं पहले ही। ठीक, ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है? ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले मॉलिक्यूल हैं, यानी क्रिस्टल की फॉर्म बनाने के लिए इतने पानी के मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ रही थी, इसलिए इसको हमने क्या कह दिया? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन ये पूरा एक क्रिस्टल है, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो है उसमें 7 मॉलिक्यूल किसके हैं? वाटर के इंक्लूडेड है। क्लियर है? अब हम इस फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन क्रिस्टल को हम एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे अभी पीछे वाली रिएक्शन में लिया था। हम फेरस सल्फेट को लेंगे और इसे गर्म करना शुरू करेंगे बर्नर के ऊपर। ठीक, और इसे टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ लेंगे और बिल्कुल वैसे ही पकड़ेंगे कि भैया अपनी तरफ ना आए, उधर जाए। ठीक, टेस्ट ट्यूब होल्डर से इसे पकड़ के हमने और इसे गर्म करना शुरू किया। जब इसे गर्म करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले फेरस सल्फेट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स नॉर्मल एनहाइड्रस FeSO4 में। ये क्या हो गया बेटा? एनहाइड्रस FeSO4। एनहाइड्रस का मतलब पानी, पहले इसके अंदर से जो क्रिस्टल्स हैं वो क्रिस्टल्स सारे के सारे
उड़ जाएंगे और ये व्हाइट कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा? ये व्हाइट कलर का हो जाएगा। अब इसके बाद इसे फर्दर जब गर्म करेंगे तो ये डिसोसिएट होगा और देखते हैं कि ये डिसोसिएट होके क्या क्या बनाता है। तो क्या हुआ यहां देखिए, FeSO4 को फर्दर हीट किया गया, इस FeSO4 को फर्दर हीट किया गया और हीट करने पे क्या हुआ, ये फेरिक ऑक्साइड में बदल गया। ये फेरिक ऑक्साइड यहीं रह जाएगा रेडिश ब्राउन कलर का। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस निकलेंगी। सल्फर डाइऑक्साइड की बर्निंग सल्फर के जैसी स्मेल होती है। सल्फर डाइऑक्साइड की स्मेल कैसी होगी? बर्निंग सल्फर की। तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों गैसेस यहां से बाहर निकल जाएंगी। ठीक इस तरह से देखिए, एक फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो था, इसको गर्म करने पे पहले ये फेरस एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, मतलब एनहाइड्रस का मतलब है पानी लॉस कर दिया, ये पानी निकल गया पहले इसका। फिर उसके बाद इसको फर्दर गर्म करते रहे तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस में बदल गया और ये सॉलिड रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस यहां रह गया। ठीक समझ आई बात या नहीं? इसी तरह से एक और रिएक्शन होती है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स की। उसका क्या होता है उसको भी दिखाई देते हैं। पहले ये लिख लीजिए। देखिए, कॉपर सल्फेट जो था वो कॉपर सल्फेट 5 हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर साथ में क्रिस्टल लिए होगा। तो ये कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है ये 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स को लिए हुए है। तो ये किस फॉर्म में है? ये पेंटाहाइड्रेट फॉर्म में है। पेंटाहाइड्रेट फॉर्म में है, यानी 5 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, 5 बार ये हाइड्रेट हुआ है। ये है क्या? कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है, जो किस कलर का दिख रहा है? हमें ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट क्रिस्टल दिख रहा है। इसको जब हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गर्म किया, तो धीरे धीरे गर्म करना है। पहले ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा। जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पहुंचेगा तो कॉपर सल्फेट अपने अंदर से 4 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा और 1 वाटर का मॉलिक्यूल अभी भी इसमें रह जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इसे कह देंगे मोनोहाइड्रेट। ये कैसा हो गया है? मोनोहाइड्रेट। ठीक, तो ये मोनोहाइड्रेट है कि अभी इसमें 1 वाटर का मॉलिक्यूल रह गया, लेकिन फिर इसे फर्दर गर्म करते रहेंगे 230 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसे हमने जब गर्म किया तो क्या होगा? ये मोनोहाइड्रेट की जब फॉर्म में होगा तो ये ब्लूइश व्हाइट की फॉर्म में मिलेगा, यानी कि नीला नीला थोड़ा सफेदी आने लगेगी। और जब ये पूरी तरह से इसे हमने 230 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया तो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे। अब ये किस फॉर्म में आ गया है? ये एनहाइड्रस फॉर्म में आ गया है और एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो है वो कैसा दिख रहा है? व्हाइट कलर का दिख रहा है। फर्दर अब एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को भी गर्म करेंगे तो देखेंगे वो कैसे कैसे टूट रहा है। ठीक है, जैसे फेरस सल्फेट था ऐसे ही कॉपर सल्फेट किन किन चीजों में टूटेगा। देखिए, हाँ O2 है। देखिए, सबसे पहले ये जो कॉपर सल्फेट है इसके 4 मॉलिक्यूल जो हैं फर्दर हीट करने पे कॉपर ऑक्साइड में बदल जाएंगे। ये कॉपर सेकेंड ऑक्साइड है, इसकी वैलेंसी कितनी है? सेकेंड है, यानी कि 2 वैलेंसी है। और ये किस कलर का दिखेगा? तो ये ब्लैक कलर का दिखेगा आपको। देखिए, पहले ब्लू हुआ, फिर ब्लूइश व्हाइट हुआ, फिर व्हाइट हुआ और फाइनली ये ब्लैक कलर का ये आपको मिल जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस यहां से बाहर निकल जाएगी। समझ आई बात या नहीं? ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी तक के क्लास में, ये सब थर्मल डिकम्पोजिशन के हैं, यानी गर्म कर रहे हैं तो हो रहा है। अभी इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन बचा हुआ है। अभी पहले ये वाले देख लेते हैं, एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं भाई इसके आगे क्या हुआ। ये लिख लीजिएगा, साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए। ये लिख लीजिएगा। तो ये कुछ और थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शन के एग्जांपल हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, ये पीछे भी बता चुके हैं, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये डिसोसिएट हो जाता है। ऐसे ही पोटेशियम क्लोरेट को, ये क्या है? पोटेशियम क्लोरेट है। पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करते हैं
इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड, ये क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड, ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट के बारे में बाद में बताएंगे, बस इतना समझ लीजिए फिलहाल कि ये कैटलिस्ट है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है यानी तेज करा देता है। तो इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब हम पोटेशियम क्लोरेट को हीट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा, KCl, पोटेशियम क्लोराइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। ऐसे ही जिंक कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो जिंक कार्बोनेट को हीट करने पे जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो इस तरह से हमारी ये 3 रिएक्शन और हो गई थर्मल डिकम्पोजिशन की। और आज हमारा जो पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है वो थर्मल डिकम्पोजिशन तक ही कंप्लीट होता है। 2 रिएक्शन अभी और बची हुई है डिकम्पोजिशन की ही, वो कौन कौन सी हैं, वो है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन। ये थर्मल वाला हमारा पूरा हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? तो यहां तक हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और अब आपका काम क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है वीडियो को और शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में करें ताकि चैनल तेजी से ग्रो हो और हम और अच्छे से वीडियोस लाते रहें और आपकी और हेल्प करते रहें। थैंक यू।